ऐसे बिल्कुल लेता हूँ मैं चैरिटी में कोई मतलब अपने व्यवसाय के साथ चैरिटी नहीं करता हूँ। आप एयरपोर्ट पे दिखते हो, इसका मतलब आपको काम मिलने वाला है। आई डोंट नो वेदर दैट वर्क्स, नो आइडिया। ऑलराइट, सो दिस इज मिर्ची प्लस और मैंने रिसेंटली एक फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और वो स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद मेरे दो सवाल हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं इस फिल्म के लीड एक्टर से पूछना चाहूँगा, और अगर उन्हें रूड लगे और बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट क्यों, मतलब क्यों आपको, मतलब मैं आपसे पहला सवाल है क्यों और कैसे। अब मैं क्यों पूछता हूं कि क्यों आप किसी और को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो केके जैसा बन सके, और कैसे इतने सालों बाद भी भाई, जब आई एम टेलिंग यू व्हेन आई वाज वाचिंग दिस फिल्म आई वाज सिटिंग विद द क्रू ऑफ योर फिल्म एंड आई वाज लाइक, ये आदमी रुला भी देता है, ये आदमी हंसा भी देता है, ये आदमी इमोशंस भी कर लेता है। व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट इज आई थिंक माय जॉब। दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। या नंबर 1। नंबर 2 इज कोई केके जैसा क्यों बनना चाहेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? बेहतर बनेगा भाई। क्यों नहीं बनना चाहिए? बेहतर बनेगा भाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कोई केके जैसा क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि कोई केके जैसा अभी तक है नहीं। और आज हमारे साथ नॉट जस्ट केके बट ऑल्सो हमारे इंदौर के डायरेक्टर साहब, मेकर साहब सुधांशु जी बैठे हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देयर इज़ अ मेकर फ्रॉम इंदौर हु हैज़ मेड दिस फिल्म लव ऑल। पर सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि ये लव ऑल क्या है? मतलब लव ऑल कोई मैसेज है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो बहुत छितर पड़ते हैं कि अगर मैं किसी से भी प्यार कर लेता हूँ तो। नहीं, डेफिनेटली सबसे प्यार तो करना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर हम इस फिल्म के रेफरेंस में बात करें या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लव ऑल जो रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन डेफिनेटली, लॉन टेनिस, और इसमें जब गेम की शुरुआत होती है और स्कोर 0-0 होता है तो उस वक्त जो अनाउंसमेंट होता है रेफरी और एम्पायर की तरफ से वो लव ऑल होता है। तो लव ऑल का मतलब होता है कि गेम शुरू यहाँ से किया जाए। थोड़ा सा उसको फिलॉसफिकल अगर हम रुख दें तो हम माने कि स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि ज़िंदगी हर बार फिर से शुरू की जा सकती है। अच्छा केके सर, मुझे एक बात बताइए कि जब ये फिल्म आपके पास पहली बार आई तो आपका लव ऑल था स्पोर्ट्स के साथ, या आप 0-0 रह चुके हैं, या आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं? हाँ, मैं स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ। हाँ, खेलता रहता हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे नहीं। लेकिन बचपन से स्पोर्ट्स की रुचि तो थी। नहीं, बिकॉज जब मैं फिल्म देख रहा था तो देवर मेनी पोर्शन, सॉरी आई एम नॉट गोना गिव यू टू मेनी स्पॉयलर्स, बट जब मैंने देखा यू आर अ प्रो इन इट एंड तो क्या आपने बैडमिंटन की कोई ट्रेनिंग ली थी इस फिल्म के लिए? बैडमिंटन भी मैं खेलता था, मतलब ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे जो अति प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, अति टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे सुधांशु और बाकी कोचेस जो हैं उन्होंने मतलब हेल्प किया मुझे। एक्चुअली मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ करिए। इस फिल्म में एक्चुअली इतने हाई लेवल के प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, हाँ, जो कि एक्ट भी कर रहे हैं उसमें, तो उनके आगे तो हर आदमी फीका हो जाता है। तो मुझे एक बात जाननी है कि सबसे पहले जब ये फिल्म आपके पास आई थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज यू नो जब भी स्पोर्ट्स फिल्मों की बात करते हैं, इंडिया में गिनी चुनी फिल्में हैं जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की होती हैं, या यू नो दैट होल ड्रामा ऑफ एन अंडरडॉग जब अचीव कर रहा होता है, और बहुत कम फिल्में होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं। 3-4 फिल्में जिनका सबका नाम आता है। चक दे इज वन ऑफ दोस फिल्म जिसको सबसे पहले लोग याद करते हैं। वर देयर एनी यू नो एप्रीहेंशन फ्रॉम योर साइड और यू वर लाइक वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट कि नहीं मुझे करनी है? नहीं, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पोर्ट्स के प्रति मेरा वो झुकाव है, तो वैसे भी मैं काफ़ी मतलब संतुष्ट था। फिर ये जब मालूम पड़ा कि स्पोर्ट्स नॉर्मली क्या होता है, स्पोर्ट्स फिल्म में स्पोर्ट्स बगल में रह जाता है। हाँ, यू नो इट बिकम्स एवरीथिंग अबाउट समथिंग एल्स, एंड स्पोर्ट्स को एक एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स वाला जो है ना, इस बात भी हम बनाते हैं, Correct. उस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए इस फिल्म में एक खासियत यह है कि स्पोर्ट्स को अपना दर्जा दिया गया, जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए स्पोर्ट्स को उस तरह से ट्रीट किया गया। दैट इज़ व्हाट मेक्स मी मोस्ट हैप्पी अबाउट दिस फिल्म। yeah, and as an audience I love that fact also, and that credit obviously Sudhanshu, it has to go to you because it was very gripping. मुझे एक और बात पता चली कि इस फिल्म में besides केके सर ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्टर्स नहीं बल्कि एक्चुअली बैडमिंटन प्लेयर्स थे। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही है। और जब हम फिल्म शुरू कर रहे थे तो ये बहुत बड़ा सवाल भी था मन में कि एक्टर प्लेयर और प्लेयर एक्टर। हाँ, और केके सर और हमारी जब भी बातचीत हुई स्क्रिप्ट को लेके तो ये द्वंद्व चलता था कि क्या किया जाए। तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मन में बैठा हुआ था कि जो एक रेगुलर एक्टर है जिसने बैडमिंटन कभी खेला नहीं है, उसको हम कितनी भी मेहनत करें वो वैसा प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलते हुए नहीं नज़र आएगा जो हम चाहते थे। तो हमने रिवर्स किया चीज़ों को, ऑडिशंस किए नेशनल इवेंट्स में, वहाँ से सेलेक्ट हुए बच्चे और फिर उन्हें एक्टिंग के लिए तैयार किया, एंड देन फिर वो फिल्म में
अराउंड 25 तो एक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आज इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनमें से कई। मैं के सर से एक्चुअली नेक्स्ट सवाल मेरा यही होने वाला था कि जब इन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आप एक्टिंग कर रहे थे, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपने इनसे सीखी और जो वन थिंग जो आपने इन्हें सिखाई? पहली बात तो आई रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स पीपल अलॉट, क्योंकि एक होता है ना, एक साधना है जी। हाँ, जैसे कला में भी एक साधना होता है, वैसा स्पोर्ट्स भी एक साधना है। आई मीन यू स्पेंड 15, 16, 17 years of your life डे इन डे आउट डूइंग इट, तो यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट। तो आई केम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग देम मोर देन एनीथिंग एल्स। तो सर स्पोर्ट्स की इतनी बात हो रही है, मुझे आपसे ये जानना है कि क्रिकेट के सिवा पहले हमारे यहाँ किसी स्पोर्ट को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तवज्जो नहीं देते थे। अब थैंकफुली देयर आर सेलेब्स एंड स्टार्स कमिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। अगर एक स्पोर्ट आपको चुनना हो तो कौन सा स्पोर्ट होगा, मजे के लिए या प्रोफेशनल अगर आप खेलना चाहते? मैं नॉर्मली टेनिस वेनिस खेल लेता हूँ। आपने सीखा है? हाँ, मतलब सीख लिया है, ऐसी बात नहीं। ये इनका मेरे को नॉर्मली ऐसे लगता नहीं, मुझे जरा आपसे पूछना है कि इनको आदत है क्या कि अपने आप को ज्यादा हम्बल? वो जितना नॉर्मली काम करते हैं, हाँ। जब हम लोग सेट पे थे, हाँ। तो कई बार मुझे लगता था कि ये सही में एक्ट कर रहे हैं या ये नॉर्मली कुछ चल रहा है। तो जितना स्मूथ और जितना सहजता से वो काम करते हैं, मुझे लग रहा है उतनी सहजता से खेल रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत खेल लेते तो पता चला 2-3 अवार्ड वहाँ भी रखे हुए हैं, हो सकता है। तो ये व्हाई डू यू ऑलवेज सब चीज़ इतना नॉर्मल, सब चीज़ इतना सिंपल कैसे बना सकते हैं? बिकॉज पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑफ PR, इन दिस वर्ल्ड ऑफ पीपल टॉमिंग अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स, व्हाई डोंट वी सी के टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स और व्हाट ही इज गुड एट? आई रियली वांट टू नो दिस, एंड दिस इज नॉट just a question that an anchor is asking. Personally, I want to know this. शेक्सपियर साहब ने कहा था एक ज़माने में कि the eye sees not itself but by reflection. क्या बात है। तो वैसी बात है। तो आप जो बाकी लोग देखते हैं वो सराहेंगे इस चीज़ों को, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर दैट बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट अभी तक भी उसको इतना रिकग्निशन नहीं है, या मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी इतनी बात नहीं होती? पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, हॉकी भी बात होती है। व्हेन यू आर मेकिंग एन एंटायर फिल्म ऑन दिस, वाज देयर एनी थॉट कि यार क्या ऑडियंस इसे देखने आएगी, क्या पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ अ बैडमिंटन प्लेयर? ये थॉट आता है हमेशा, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं एक अंदर से वैसी आवाज़ थी कि इस स्पोर्ट को, बैडमिंटन को जो न्याय मिलना चाहिए था, या जिस लेवल का ये स्पोर्ट्स है, या जिस तरह की एंगेजमेंट इसको मिलती है, वो लोगों को उसकी अवेयरनेस कम है। अगर आप ऐसे देखें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है क्रिकेट के बाद, और जो ग्लोरी बैडमिंटन ने इंडिया को दी है रिसेंट ईयर्स में, हम प्रकाश पादुकोणे से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उतना अचीवमेंट्स क्रिकेट के भी हैं। For people who don't know, Prakash Padukone is Deepika Padukone's father. Most people don't know that. Okay. Why is there a big smile with Deepika Padukone's name on KK sir's face? Just that. Deepika does that. But मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये फिल्म आपके पास आई, आपके दिमाग में कोई ऐसा था कि नहीं बैडमिंटन मे बी नॉट, मे बी मतलब मुझे ये नहीं करना, या कभी आप सोचते हैं कि कमर्शियल वाइबिलिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की जब आप साइन करते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरी सोच उस तरफ नहीं हुई, बिकॉज मेरा काम कुछ दूसरा है। मेरा काम है कि उस चीज़ को अच्छे से निभाना। उसके धंधे के बारे में जो है, बिजनेस के बारे में मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो जिसने सोचा है उसने सोचा होगा किस तरह से बेचना है, तो उसके बारे में मेरा होता नहीं है। बट और एक बात यह है कि बैडमिंटन चूँकि हम जानते हैं, हम खेल चुके हैं, टेनिस खेल चुके हैं, या इस प्रकार के गेम्स खेल चुके हैं, तो उसके बारे में अगर फिल्म हो तो एज एन एक्टर यू फील दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। लेकिन वही अगर रग्बी के ऊपर कोई फिल्म बना दिया, मैंने कभी खेला नहीं, तो मैं फिर वो उससे मैं फिर हट जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या चीज़ है वो। मुझे आपसे एक और चीज़ जाननी है। अभी आपने बोला कि आप कमर्शियल वाइबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं, एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई इन एन एज वेयर एक्टर्स आर asking for crores and crores of money or for पैसे तो मैं भी लेता हूँ। नाउ सुधांशु, मुझे आपसे पूछना है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए क्या था आफ्टर द मेकिंग ऑफ द फिल्म, व्हाट वाज इट? सबसे बड़ा चैलेंज डेफिनेटली बैडमिंटन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो फिल्म्स हैं ये एक कहानी में, क्योंकि बैडमिंटन वाला जो पार्ट था वो इंडिपेंडेंट अपने आप में बड़ा लेंदी, और जैसा बैडमिंटन हम चाहते थे कि हम दिखाएं उसे शूट करना आसान नहीं था। नॉर्मली एक कैमरा या दो कैमरे से आप शूट कर लेते, तो हमें 6 कैमराज बैडमिंटन के लिए लगाने पड़े, और एक एंटायर एक फिल्म जैसे शूट होती है वैसे बैडमिंटन सीक्वेंसेस हमारी शूट हुई। उन इतने सारे खिलाड़ियों को मैनेज करना, वो डेफिनेटली हैं तो प्लेयर्स ही, उनका एक माइंडसेट नहीं है कि रीटेक हो रहा है या उनको पूरा दिन बैठना है।
तो वो जो चैलेंज था जो मेरी टीम ने और सब ने उन्हें जैसे तैसे समझा के प्यार से किया, तो वो डेफिनेटली बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज से निकल के ही जब हमने फाइनल चीज़ों को देखा तो लगा कि नहीं ये वर्थ था। कि अगर आप शूट कर रहे हो एक सीक्वेंस जहाँ पे फोरग्राउंड में आपके एक्चुअल जो एक्टर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, उसके पीछे भी तो कोर्ट्स हैं, करेक्ट, वहाँ भी खेल हो रहा है। हाँ, अब वहाँ पे ढल गया दिन तो नहीं हो रहा है ना। वहाँ पे तो प्रॉपर खेला है। तो वो भी प्रोफेशनल्स ही होते हैं पीछे जो खेल रहे हैं, एक्चुअल गेम खेल रहे होते हैं। इसलिए आपको किसी भी एंगल में आपको लगेगा कि एक मैसिव टूर्नामेंट हो रहा है, वाह, सारे के सारे प्लेयर्स हैं। तो मुझे अब आपसे ये जानना है दोनों से, बेसिकली हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्म आई हैं जो आइकॉनिक बन गई, एंड यू नो देयर आर मोमेंट्स जब आप चीयर ऑन करने लग जाते हो, यू वांट दैट पर्सन टू विन, या आपको बुरा लगने लग जाता है अगर आपका प्रोटैगनिस्ट हारने लगा है। देयर आर मोमेंट्स लाइक दिस इन दिस फिल्म बिकॉज आई हैव सीन इट, बट फॉर द ऑडियंस मुझे आपसे जानना है कि हमारे यहाँ ऐसा क्या हो जाता है कि देयर आर हार्डली 2 or 3 फिल्म्स दैट आर रिमेंबर्ड और काउंटेड जब स्पोर्ट्स की बात आती है। What do you think is lacking? Again, the same thing, because sports, as I said in the earlier also, sports बगल में रह जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें उलझ जाते हैं हम लोग फिल्म मेकिंग में। Sports is the star in a sports film. You have to not forget that. Okay. The actor is not a star. Nobody is a star. सही बात। That sports in itself is the star of the film. अगर जब तक आप उस इंटेंशन से करोगे सब सही बढ़ जाएगा। Okay, now let's talk about the music of the film. Music plays a very very important role in an Indian film especially. आपके कौन सी favorite गाने हैं in the film and please tell us about that. वो होगा ये कि हम दोनों का एक ही गाना favorite कौन सा? गीली सी सुबह। गीली सी सुबह पहली बार जब सुधांशु ने मुझे गाना सुनाया था रफ स्क्रैच म्यूजिक के साथ, तभी मुझे लगा था कि ये गाना जो है, तभी इंस्टेंटली मुझे बहुत सुकून दिया उस गाने। And the lyrics are such that it's a personification of the morning, सुबह के बारे में। तो जब आप उस प्रकार का लिखते हो तो थोड़ा सा माफ़ करना लेकिन गुलजारिश लगता है। तो मज़ा आता है ज़रा सुनने में और उसको महसूस करने में, और उसकी मेलोडी भी बहुत ही खूबसूरत है। लिरिसिस्ट कौन है इस फिल्म के? बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी कहानी है। लिरिसिस्ट छत्तीसगढ़ के कोने में बैठे हुए एक मिस्टर अंकित पांडे हैं, हाँ, जिन्होंने बहुत गीत लिखे हैं लेकिन फिल्म्स वगैरह से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, क्योंकि आपकी जो गानों की हिंदी है वो काफ़ी अच्छी हिंदी है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, हिंदी है। हाँ, हिंदी है, प्रॉपर हिंदी है। तो अंकित छत्तीसगढ़ से हैं और अभी भी वहीं हैं, और ये गाना इस तरह से आया कि उन्होंने कुछ एक मुखड़ा लिखा हुआ था जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने सुनाया कि भाई आप तो मान ही नहीं रहे हो किसी गाने पे, क्योंकि वो जिस तरह के गाने और सुना रहे थे वो कुछ बात नहीं बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप छोड़िए, हम आपको जो हमने अपनी खुशी के लिए कुछ बनाया है वो सुनते हैं और कहानी ख़त्म करते हैं। तो वो गीली सी सुबह था। गीली सी सुबह एक ख्वाब में खो गई थी, देर से जागी सुबह। और उनका ये था कि मैं यही बोलूँगा कि भाई इसका क्या करना है, कुछ फिल्मी। तो मैंने कहा भाई गाना तो यही है जो चाहिए था। तो उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगा। फिर अंकित ने उस पर काम किया जो हमारी फिल्म की वो थी, और कमाल के लिरिक्स हैं। I want to know from you that how was your equation with your dad in reality, and do you really think कि what is the problem? हम अपनी माँ को बोल सकते हैं कि माँ हमें तुम्हारी ज़रूरत है या हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अपने डैड को हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। Even in the film this has been captured very well that the son is disappointed but माँ बता रही है, बाप को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। Why do you think in India we are not able to express it to our dads? I think it's a universal issue. Not only India, correct. मेरे ख्याल से हर जगह पे it's a male issue, I think also, कि एक बच्चा जो है वो हाँ, क्योंकि वो पैदा अपने माँ से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं I think that also might play a psychological factor. But अक्सर ये राज तो राज ही रहेगा मेरे ख्याल से। I don't think वो उस रिलेशन की ब्यूटी भी है। उसकी बहुत मतलब it's a very subtle thing. That relationship is a very subtle thing. जैसा तुमने कहा ना कि अभी कि खाना खा लिया, हाँ, पहुंच गए, दैट इटसेल्फ कनोट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, करेक्ट, अनसेड। पैसे चाहिए, हाँ, पैसे चाहिए, कितने भेजना है, क्या चाहिए तुमको, साइलेंस है, कितने चाहिए, आई नो। सो वैसा है कि हेलो के बाद अगर साइलेंस हुआ तो फादर को पता है कि कुछ पैसे चाहिए इसको। हाउ वाज योर इक्वेशन विद योर डैड? इट वाज लाइक दिस सेम थिंग। क्या ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि वो जो रियलिटी उस समय जी रहे हैं वो अफेक्ट कर जाती है? ऐसा होता है आपके साथ कभी? अगर ऐसा होता है तो होना नहीं चाहिए, इज व्हाट माय पॉइंट इज। यू हैव टू बी इनफ ऑफ अ प्रोफेशनल टू नॉट डू दैट।
इट्स लाइक सेइंग दैट आई एम बॉक्सर, आई एम प्लेइंग अ बाउट, बाहर आके मैं 3-4 लोगों को घुसा मार दूं, ऐसा तो नहीं होता ना। बाहर तो नहीं लेकर आता ना, वहीं छोड़ देता। एक दो सीन फिल्म में ऐसे थे जब बड़ा उस तरह का माहौल था और टेंस सिचुएशन थी, थोड़ा सा एग्रेशन था, तो वो इतना इंटेंसली प्ले हुआ, मुझे लगा कि यार अब थोड़ी देर में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आदमी इतने उत्तेजना में है। हाँ। और वो लग ही नहीं रहा कि एक्ट कर रहा है, वो सही में कर रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक देके मैं 2-5 मिनट बाद में हम आगे अगले सीन की बात करेंगे। पर वो खुद ही आए और वो इतने नॉर्मल, मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी ये आदमी बिल्कुल उस तरह से था और अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल उसको एक्ट किया और विद इन अ सेकेंड बिल्कुल नॉर्मल कि हाँ अगला सीन क्या है। टेल मी दैट आपका प्रोसेस या आपका मेथड क्या होता है? क्या ये क्या सच में होता है कि ऐसा स्किन ऑफ द कैरेक्टर में घुसना, ये सब जो बातें हम सुनते हैं कि लोग महीनों महीनों के लिए बातें नहीं करते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, डज दिस वर्क सर फॉर यू? फॉर मी डजंट वर्क। ओके, फॉर मी डजंट वर्क बिकॉज ये तो see it's each to his own. I won't really like to comment on that. बट मेरा वैसा कुछ मेथड नहीं है, मेरा थोड़ा बोरिंग मेथड है। मतलब वो ऐसा है कि उस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना, हाँ, उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना कहीं भी, मतलब, और इतने बार पढ़ लो कि वो आप ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाते हो, है ना। तो एक बार वो हो जाता है तो देन दैट, हमेशा कहता हूँ कि अलादीन का चिराग होता है ना, हाँ, क्या करते हैं हम लोग, घिसते हैं उसको, घिसना पड़ता है, बहुत बोरिंग एक्टिविटी है। घिसते सडनली एक फॉर्म आएगा, हाँ, तो वो फॉर्म आने के लिए टाइम लगता है। सो एज लॉन्ग एज द मोर यू आर विथ दैट, ऑटोमेटिकली सम यूरेका मोमेंट हैपेंस। द क्वेश्चन इज कि आपने बीच में बात करी थी सिनेमा पंडिट्स की या क्रिटिक्स की या रिव्यूअर्स की। आई वांट टू नो, क्या आप उसमें बिलीव करते हैं, क्या आप पढ़ते हैं उनके रिव्यूज़, क्या आप उन्हें सीरियसली लेते हैं? 3 अलग अलग प्रश्न है। हाँ, एक करके। हाँ, एक तो ये है कि वो एक पेशा है, इट्स अ प्रोफेशन। तो उस व्यवसाय के अंदर जो कुछ भी करना है उन्हें, अगर वो उसको एथिकली करें तो सर आंखों पर, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज इट्स द ओपिनियन ऑफ वन पर्सन, नेवर फॉरगेट दैट। ऐसा नहीं है कि इसने लिख दिया तो अरे मेरी ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा तो नहीं है ना। एक बंदे का, एक औरत का या आदमी का ओपिनियन है, उसको उस प्रकार से लेना कि अभी शार्दुल ने मुझसे कोई कहा इस फिल्म के बारे में, ये उनका ओपिनियन है। सिमिलरली अ क्रिटिक, एनीबडी, दैट्स 1। नंबर 3 इज दैट द वर्ड क्रिटिक doesn't come from the word criticism. Correct. Okay, the word critic comes from something called critical appreciation. अगर स्कूल में पढ़े हैं तो 50 मार्क का एक होता था, ऐसे आपको ऐसे मिलता था, उसको पढ़ करके आपको फिर एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना होता था। करेक्ट। 50 मार्क का होता था पेपर वो। सो दैट वर्ड क्रिटिक comes from critiquing that, with critical appreciation. Correct. And the key word is appreciation. No, but don't you think so that in today's times where, it is all about getting papped, it is all about finding the oneself at the airport, is generating more work for people because out of sight, out of mind? I don't know whether that's a mutually what do you call inclusive equation, because आप एयरपोर्ट पे दिखते हो, इसका मतलब आपको काम मिलने वाला ही, I don't know whether that works, I have no idea. बट आप एयरपोर्ट में दिखते हो इज वन एस्पेक्ट, आपको काम मिलता है इज डिफरेंट एस्पेक्ट। सो आई थिंक देयर इज नो इंटररिलेशन बिटवीन द टू। पर आप क्या ट्रेन ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको एयरपोर्ट पे क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं आता हूँ, चुपचाप चला जाता हूँ। अच्छा, आप नहीं फोन करते पैपराज़ी को? फोन करना पड़ता है। यस, ये एक नया, ये नहीं नया कॉन्सेप्ट लगा, वहाँ होंगे तो उन्होंने नहीं सर, फोन करना पड़ता है, खुद ही बताना पड़ता है कि हम कहाँ हैं। अच्छा, ये सब है। तो ये आई थिंक हम लोग के सर को जरूर ये ट्रेनिंग देना चाहेंगे आज, बिकॉज वी वांट टू नो मोर ऑफ हिम, वी वांट टू सी मोर ऑफ हिम। व्हाट अबाउट यू सर, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ मेकर ये फिल्म के रिव्यूज़ धीरे धीरे या ऑडियंस रिव्यूज़ जो हैं वो आपके लिए मैटर करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप उन्हें पढ़ेंगे? मुद्दा यह है कि रिव्यू कौन कर रहा है, और मतलब ऐसा कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट दे कौन रहा है। कोई अगर ऐसे ही चलता हुआ आदमी, बैडमिंटन की बात करूं, और कोई ऐसा आदमी कहे कि आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, तो वैल्यू नहीं। और गोपीचंद जो इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं, वो भूल गए हम उनको। तो अगर वो कहते हैं कि तुम अच्छा खेलते हो, तो उस बात को तो सर आँखों पे रखना पड़ेगा, और वो ये भी कहते हैं कि बहुत ख़राब खेलते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरे लिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके रिव्यू मायने रखते हैं, बाकी ठीक है, जो चल रहा है उस तरह से ठीक है। गोपी सर की बात ज़रूर हम करना चाहेंगे। प्लीज़ करिए। आइकॉनिक प्लेयर हैं, और
ग्रेट प्लेयर हैं और उससे बड़े ग्रेट गुरु हैं। मतलब इंडियन बैडमिंटन आज जहाँ खड़ा हुआ है वो अगर किसी एक बंदे के कारण है तो वो फुलेला गोपीचंद है। और हमारी आप वो देखिए कि किसी तरह से ये ट्रेलर उन तक पहुँचा, कोई सीधी बातचीत नहीं, और उनने अप्रिशिएट किया, जबकि बड़े अपनी ही दुनिया में रहने वाले आदमी हैं, सिर्फ बैडमिंटन से मतलब है और कोई चीज़ से नहीं है। देख के उन्होंने कहा कि ये फिल्म देखनी है मुझे, और मुझे लगता है कि ये कुछ बैडमिंटन के लिए करने वाली है फिल्म। उन्होंने कहीं कोरिया ओपन में शायद वो थे, तो उन्होंने फ़्लाइट में हमने उन्हें भेजी, तो उन्होंने देखी और पहुंच के कहा कि नहीं ठीक है, ये क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, बच्चों तक। तो हमने रिक्वेस्ट की कि भाई फिर आप ही प्रेजेंट कीजिए, इससे बेहतर क्या होगा। और वो पहली बार में उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अरे वाह। तो इस फिल्म को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो पुलेला गोपीचंद हैं, उनके बारे में कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं शायद इस बात का पक्का हो जाती है ये बात कि बैडमिंटन की क्वालिटी और मैसेज अगर करेक्ट है फिल्म में तो ही वो राजी हुए हैं। Well, Gopi sir, thank you so much. हमारी तरफ से भी these days the numbers और the collections of the films जो आते हैं बड़े बड़े ads बन के कि 100 crore, 200 crore, 300 crore are all fabricated, are all bought, are all this thing. Do these things matter as a person who's from the film industry and a maker? You know, do numbers matter for the business of it? And क्या ये सच है कि इस तरह के numbers दिखाए जो जा रहे हैं audience को वो different होते हैं than actual numbers of the film? वो सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर तो हमको पता नहीं whether they are different or not, because that requires investigation. I don't know, but of course if a film does well, it's a big boost for the filmmaker himself, because then वो प्रोत्साहित करता है कि और भी फिल्में ऐसी बनाई जाए। और अच्छी फिल्म को अगर ऐसे नंबर्स मिलते हैं अच्छी फिल्म को, तो वो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल आर वॉचिंग गुड स्टफ, यू नो, एंड दैट्स व्हाट वी वांट इन सिनेमा। नहीं, वो ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट आज हम देख रहे हैं सिनेमा में। तो अगर इस तरह की फिल्म्स या अच्छी फिल्म जिनको कहना चाहिए, जो स्टोरी बेस्ड हैं, जो एक अलग लेवल पे जा रही हैं, उनको अगर नंबर्स मिलते हैं जो मिलने चाहिए, बहुत बड़े नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटे नंबर भी हैप्पी कर सकते हैं, तो उस आदमी को एक ताकत मिलती है कि वो और कुछ नया रचे या उससे बेहतर करे। तो डेफिनेटली नंबर्स तो दुनिया में हर जगह नंबर्स मैटर करते हैं। बट के सर, मुझे आपसे ये चीज़ जाननी है कि अब लवॉल के बाद हम आपको कब और कहाँ देखने वाले हैं? या कुछ चीज़ें कर चुका हूँ, अब कब क्या रिलीज़ करता है मुझे भी नहीं पता। या आप संत टाइप के आदमी नहीं हो थोड़ा, कि ना आपको इसमें इंटरेस्ट है कि आपको कोई पेपराजी देख रहा है, मीडिया आर्टिकल्स बन रहे हैं, पैसे का आप ज़्यादा पूछ नहीं रहे हो किसी से, आपके प्रोजेक्ट बने हो, आपको किसी से पैसे लेता हूँ, दोबारा में बोलूँ, पैसे बिल्कुल लेता हूँ मैं चैरिटी में कोई मतलब अपने व्यवसाय के साथ चैरिटी नहीं करता हूँ। हाँ, मतलब हमारे पैसे लगे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं। ये बहुत अच्छा, हमारे पैसे लगे हैं। या सो घोड़ा क्या गया, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, घोड़ा तो क्या नहीं कर सकते ना, घोड़ा घास, वो नहीं कर सकते। ओके, सो वी कांट नेम द प्रोजेक्ट दैट आर कमिंग नाउ। आई डोंट नो, आजकल बड़ा वो होता है ना, आजकल वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा बड़ा वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट के पेजेस जितने पन्ने होते हैं उससे डबल होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो उसमें कुछ लिखा है क्या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट या आई हैव डन स्टफ। एक तो बम्बई मेरी जान एक है, फिर एक रेलवे मैन है, ओके, फिर ऐसे 3-4 हैं और। हाँ, बट तब तक के लिए हम यही चाहेंगे कि जो हम बात कर रहे थे कि चाहे वो ग्रेट नंबर्स हों, चाहे वो क्रिटिक्स के रिव्यूज़ हो, चाहे वो ऑडियंस का लव हो, लवॉल को सब कुछ मिले, मे इट गेट ऑल, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन द स्क्रीनिंग एंड आई विल से दिस टू यू दैट आई लव्ड यू इन द फिल्म. I think that there were so many scenes where, you know, I could remember my childhood with my father, and there you as a maker, I think sports फिल्में इतनी कम हमारे यहाँ ऐसी बनी है जिसमें आपको वो edge of the seat moments मिलते कि I wish this man wins, I wish this man wins. I saw both of them. Congratulations for that, and I hope that Love All gets all. Thank you so much. Thank you. Hi, this is KK Menon on Mirchi Plus. It's hot. Hi, this is Sudhanshu Sharma on Mirchi Plus. It's hot.